झारखंड सरकार के एक मंत्री के यहां से 30 करोड़ रुपए कैश मिला है। अब कैश मिलने के बाद वो वीडियो शेयर किया जा रहा है, फोटो शेयर किया जा रहा है। कैश किसका है, कैसे मिला, कहां से आया, इस पे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, बतौलेबाजी हो रही है, ट्विटर पे ट्वीट भी आ रहे हैं, फेसबुक पे फोटो शेयर हो रही है, भाषणबाजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कुछ दिन पहले झारखंड में ही एक और सांसद के यहां से 400 करोड़ रुपए मिले थे, तो भी यही हुआ था। 2G घोटाला हुआ था 1,76,000 करोड़ का, तो भी खूब फोटो शेयर किए गए, ट्विटर पे खूब ट्वीट हुआ, खूब आरोप प्रत्यारोप हुआ, खूब बतौलेबाजी हुई, खूब भाषणबाजी हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया था, तब भी यही हुआ था। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, तब भी यही हुआ था। सवाल यह है, ये भारत में जितना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार जापान में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार सिंगापुर में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार फ्रांस में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार जर्मनी में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार न्यूजीलैंड में क्यों नहीं? इतना भ्रष्टाचार अमेरिका में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार चीन में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार दुबई में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार अरब में क्यों नहीं है? मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने से रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। न थाने का भ्रष्टाचार खत्म होगा, न तहसील का भ्रष्टाचार खत्म होगा, न जिले का भ्रष्टाचार खत्म होगा, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भ्रष्टाचार खत्म होगा, कहीं नहीं खत्म होगा। न पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार खत्म होगा, न स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार खत्म होगा, न शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार खत्म होगा, न पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार खत्म होगा। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो हमें शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और कानून व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब शिक्षा में संस्कार होगा, और भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब कानून का खौफ होगा। दुर्भाग्यवश न हमारे यहां शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। इतने सारे घोटाले हो गए। 1958 में मुंद्रा घोटाला, 1971 में नगरवाला घोटाला, 1974 में मारुति घोटाला, 1976 में तेल घोटाला, 1981 में सीमेंट घोटाला, 1985 में चारा घोटाला, 1987 में सबमरीन घोटाला, 1987 में बोफोर्स घोटाला, 1979 में सिंडिकेट्स घोटाला, फिर 1992 में स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ, 1993 में फिर से घोलप स्कैम हुआ, 1996 में जयललिता वाला घोटाला आया था, 1997 में काबलर घोटाला, 1998 में अजमेर रेप कांड में बहुत बड़ा केस आया था, 1998 में फिर से पेड़ लगाने में घोटाला हुआ, जलगांव हाउसिंग स्कैम हुआ, आइसक्रीम पार्लर स्कैम हुआ, सुखराम स्कैम हुआ, सीआर भंसाली स्कैम हुआ, फर्टिलाइजर स्कैम हुआ, मेघालय फॉरेस्ट स्कैम हुआ, जमीन घोटाला हुआ, पुरुलिया में आर्म्स गिराया गया, शुगर इंपोर्ट घोटाला हुआ, यूरिया घोटाला हुआ, तेल घोटाला हुआ, हवाला घोटाला हुआ, केरल में हाइड्रोलिक स्कैंडल हुआ था, फिर ऑपरेशन वेस्टिंग हुआ, केतनपारी का घोटाला हुआ, कलकत्ता की स्टॉक एक्सचेंज रोशनी एट करप्शन स्टैम्प पेपर घोटाला हुआ, प्रोविडेंट फंड घोटाला हुआ, ताज कॉरिडोर घोटाला हुआ। घोटाले के बाद घोटाले, घोटाले के बाद घोटाले। आज तक किसी घोटालेबाज की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी घोटाले की नागरिकता खत्म हुई? किसी घोटालेबाज को आजीवन कारावास फांसी हुई? थानेदार, हवलदार, पेशकार, तहसीलदार, सबको पता है कि खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। पीडब्ल्यूडी में चरम पे भ्रष्टाचार, रेलवे में चरम पे भ्रष्टाचार, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चरम पे भ्रष्टाचार, हेल्थ डिपार्टमेंट में चरम पे भ्रष्टाचार। इसके बावजूद आज तक किसी घोटालेबाज को सजा नहीं हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, पुलिस रिफॉर्म हुआ नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म हुआ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ नहीं। इतने घोटाले हो गए, और जब जो घोटाला होगा फिर तू मैं होगा। नेता भी तू मैं करेंगे, पत्रकार भी तू मैं करेंगे, अभिनेता भी तू मैं करेंगे, लेखक बुद्धिजीवी सब तू मैं करेंगे, लेकिन कभी यह नहीं कहेंगे कि भैया ये बताओ भारत में भ्रष्टाचार क्यों है, जापान, सिंगापुर में, न्यूजीलैंड में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? भारत तो राम की धरती है, भारत तो कृष्ण की धरती है, भारत तो महावीर की धरती है, भारत तो गौतम बुद्ध की धरती है, भारत तो गुरु गोविंद सिंह की धरती है, भारत तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, भारत तो शंकराचार्य जी की धरती है। इतने बड़े बड़े महापुरुषों की धरती, फिर इतना भ्रष्टाचार यहां क्यों है? क्योंकि हमने गुलामी की शिक्षा को बदला ही नहीं, हमने वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू ही नहीं किया, और ना हमने गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदली। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था वो दुनिया की सर्वोत्तम थी, हमारी न्यायिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम थी, हमने दोनों को एडॉप्ट नहीं किया। आखिर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां घोटाला नहीं होता। तेल घोटाला, मसाला घोटाला, आटा घोटाला, दाल घोटाला, जूता घोटाला, हथियार घोटाला, गन घोटाला,
कपड़ा घोटाला, अंडरवियर घोटाला, बनियान घोटाला, शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, धरती से लेके आसमान तक, पाताल तक, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां घोटाला नहीं होता। किसी को सजा क्यों नहीं हुई? क्योंकि कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई। अच्छा, बड़े चालाकी से नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जब कोई घोटाला होगा तो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्वीट करना शुरू करेंगे, लेकिन न मूल कारण बताएंगे, न स्थायी समाधान बताएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वास्तव में भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो हमें प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। 130 करोड़ आधार बन चुका है, हर घर में 3-3, 4-4 आधार है, इसलिए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पीआईएल भी चल रही है। दुर्भाग्यवश दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार, जो हमारी पीआईएल का विरोध कर रहे थे, खुद ही जेल में है और आज तक उन्होंने दिल्ली में प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया भी नहीं। पूरे देश में प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा भ्रष्टाचार रोकना है तो। भ्रष्टाचार रोकना है, 100 रुपए से बड़े नोट की बंद करना पड़ेगा। जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा काला धन होता है। और जब जब आप अभी आज भी देख लीजिए, जितनी नोट पकड़ी गई है उसमें 100 रुपए की नोट नहीं है, 50 की नोट नहीं है, 10-20 की नोट नहीं, सारे 500 की नोट है। क्योंकि ये पूरी दुनिया में जहां जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। सिंगापुर में, जापान में या अमेरिका में या जहां पे भ्रष्टाचार का, उसका मूल, उनकी करेंसी छोटी है। जितनी बड़ी करेंसी होती उतना ज्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा होता है, उतना काला धन इकट्ठा होता है। अगर वास्तव में हम चाहते हैं भ्रष्टाचार कम हो तो 100 रुपए से बड़े नोट हमें बंद कर देना चाहिए, और उसकी जरूरत भी नहीं है। भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं। भाई, जब पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, एक नोट जेब में रख के चलेंगे, दिन भर का खर्चा पूरा हो जाएगा उनका। और जो लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ तो है, तो फिर 100 रुपए से बड़ी नोट चल किस लिए रही है? लेकिन ये नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी जो भ्रष्टाचार पे हंगामा करते हैं, कभी 100 रुपए से बड़े नोट बंद करने की मांग नहीं करेंगे। अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, हमें 5,000 रुपए से महंगे संपत्ति को कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। जिस सामान की कीमत 5,000 से ज्यादा हो, अगर बिजली बिल 5,000 से ज्यादा है, नो कैश। किसी सामान की एमआरपी 5,000 से ज्यादा है, नो कैश। सारी सुविधाओं पे, चाहे एयर टिकट 5,000 से ज्यादा है, कोई कैश में नहीं खरीद सकता। रेल टिकट 5,000 से ज्यादा का है, कोई कैश में नहीं खरीद पाएगा। जैसे ही हम 5,000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करेंगे, 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। और आज की डेट में जब 225 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, 51 करोड़ तो जनधन खाता खुला हुआ है, गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है, जो किसान सम्मान निधि आती है वो गरीबों को आती है, वो 12 करोड़ लोगों को आ रही है, वो 12 करोड़ गरीब हैं, उनको भी एटीएम चलाना पता चल गया, उनके पास भी रुपए कार्ड है। तो और वैसे भी उतना गरीब आदमी 5,000 रुपए एमआरपी वाला सामान खरीदता नहीं। 5,000 रुपए के महंगे सामान को कैश लेन देन बंद करने से 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आम जनता परेशान नहीं होगी। और जो महंगा सामान खरीदते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, फिर दिक्कत क्या है? अगर वास्तव में हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो हमें एक कठोर कानून बनाना पड़ेगा। 100% संपत्ति जब्त करने वाला कानून बनाना पड़ेगा, सिटीजनशिप खत्म करने वाला कानून बनाना पड़ेगा, और आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, जापान में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, दुबई में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है। दुनिया में कई ऐसे देशों में है जिनका यह मानना है कि जो करप्शन है ना, ये प्लान्ड वे में होता है, अनप्लान्ड नहीं होता। कई बार मर्डर अनप्लान्ड होता है, रोड रेज अनप्लान्ड होता है, दुर्घटना अनप्लान्ड होती है, लेकिन जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, घूस लिया जाता है, कमीशन खोरी की जाती है, दलाली की जाती है, अल्टीमेटली जो पैसा इकट्ठा होता है वो होता कैसे? या तो घूसखोरी से, या कमीशन खोरी से, या दलाली से, या जमाखोरी से, या मिलावटखोरी से, कालाबाजारी से, मुनाफाखोरी से, इससे खत्म हो जाता है। तो वो जो पैसा आता है उसके लिए अगर 1 साल के अंदर 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लें, 1 साल के अंदर आजीवन कारावास, फांसी दे दें, या 1 साल के अंदर नागरिकता खत्म कर दें, फिर खौफ पैदा होगा। अब 1 साल के अंदर कैसे होगा? 1 साल के अंदर करने के लिए जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। उसके लिए 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पीनल कोड लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, झूठ बोलने को, झूठे मुकदमे को, झूठे एफआईआर को, झूठी गवाही को, झूठे हलफनामा को, झूठी शिकायत को, इसको गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। इतना हम कर दें, हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना दें जिससे झूठ पकड़ने के लिए, और जो हमारा ये कानूनों का मकर जाल चल रहा है इसको खत्म कर दें। जैसे अमेरिका में ना ये फेडरल पिनल कोड, ऐसा एक
भारतीय दंड संहिता बना दे, वन नेशन वन पिनल कोड। यानी घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, कालाधन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, हवालाबाजी, जैसे जिस तरीके से पैसा आता है उन सभी अपराधों के लिए वन नेशन वन पिनल कोड बना दे। भ्रष्टाचार अपराध के लिए वन नेशन वन पिनल कोड बना दे। पूरे देश की पुलिस को स्वतंत्र बनाने के लिए, निष्पक्ष बनाने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए वन नेशन वन पुलिस कोड बना दे। वन नेशन वन एविडेंस कोड बना दे। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे। नार्को टेस्ट करने के लिए मैंडेटरी कर दे। हर जिले में झूठ पकड़ने के लिए लैब बना दे और जुडिशियल चार्टर लागू कर दे, वन नेशन वन जुडिशियल कोड, कि भैया जजों के लिए मैंडेटरी हो जाएगा, आपको हर हफ्ते तारीख देना है। ये लंबी लंबी 5 महीने 6 महीने की तारीख नहीं देना है। जो मुकदमा सोमवार को सुना आएगा वो हर सोमवार को सुना जाएगा। जो मुकदमा मंगलवार को आएगा हर मंगलवार को सुना जाएगा। जो मुकदमा बुधवार को आएगा हर बुधवार को सुना जाएगा। मतलब एक एक हफ्ते की डेट पड़ेगी और 8 डेट 10 डेट में मुकदमा खत्म करें। अरे भारत में पहले जस्टिस विद इन आवर होता था। 5 लोग बैठते थे, 1 घंटे के अंदर दोनों पक्षों को सुन के फैसला कर देते थे। मुकदमा थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता था तो जस्टिस विद इन डे होता था। 1 दिन के अंदर 3-4 घंटे सुनवाई होती थी, दिन भर के अंदर फैसला। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता था तो जस्टिस विद इन वीक होता था। 2-3 दिन सुनवाई हुई, 1 सप्ताह के अंदर फैसला। एक्स्ट्रा बहुत कम ऐसे मुकदमे होते थे जिसपे 3-4 हफ्ते लगातार सुनवाई होती थी। लेकिन जस्टिस विद इन मंथ तो होता ही था। मैं जस्टिस विद इन आवर की बात नहीं कर रहा हूं, जस्टिस विद इन डे की बात नहीं कर रहा हूं, जस्टिस विद इन मंथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जस्टिस विद इन ईयर की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जिन लोगों के यहां ऐसा पैसा पकड़ा जा रहा है, जिनके पास काला धन है, जिनके पास बेनामी संपत्ति है, जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है, जो हवालाबाजी करते हैं, जो कबूतरबाजी करते हैं, जो विदेशों से पैसा लेके देश में अलगाववाद फैलाते हैं, जो लोग भी घूसखोरी, कमीशनखोरी करते हैं, दलाली करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको गंभीर अपराध घोषित करिए। 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाइए और ये आजीवन कारावास फांसी साल भर के अंदर हो, यानी जस्टिस विद इन ईयर हो। इतना कर दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में फिर से सतयुग आ जाएगा, भारत में राम राज्य आ जाएगा। पैसा मांगना तो छोड़िए, पैसा कोई अगर ऑफर करेगा तो भी उसको कोई पैसा एक्सेप्ट करेगा नहीं। और जो रोज ये पैसे मिलते हैं ना, कभी 30 करोड़, कभी 300 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 600 करोड़, ये सब बंद हो जाएगा। न 2G घोटाला होगा 70,000 करोड़ का, न कॉमनवेल्थ घोटाला होगा, न कोयला घोटाला होगा, कोई घोटाला नहीं होगा। सारे घोटाले बंद हो जाएंगे और भारत में राम राज्य आ जाएगा। लेकिन वही करना पड़ेगा, शिक्षा संस्कार वाली, कानून खौफ वाला। शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था बदलना पड़ेगा, कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा।